We had started the topic urinary tract infections, in which we discussed about its definition, its incidence, its etiology, its pathogenesis, risk factors, clinical findings, and we differentiated between the pyelonephritis and cystitis. Now, a next thing from this topic is about the diagnosis. सो डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करेंगे, जो हमने पीछे सारी डिजीज़ जो पढ़ी हैं उसमें हम करते होते हैं। यूरिन कल्चर कर लेंगे, जो कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है करना, और नाइट्रेट स्टिक्स होती हैं वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं बैक्टीरिया वगैरह को। उसके बाद जो है आ जाती है हमारी ये तीन जो है यूरिन की हैं, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, यूरिन कल्चर एंड नाइट्रेट स्टिक्स। फिर हमारी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आती हैं और उसमें आ जाता है अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, रीनल स्कैनिंग विद डम्सा, टेक्नीशियम लेबल डम्सा होता है, उसके थ्रू रीनल स्कैन लेते हैं हम। और मिक्चुरेशन सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी, मतलब कि हमने सिस्टो यूरिथ्रो मतलब यूरिथ्रा और ब्लैडर को हमने देखना है इसके थ्रू। और फिर RFTs. So these are all the investigations which we perform in case of urinary tract infections. So you can see here diagnosis, complete urine examination, जिसमें आपको WBCs जो हैं वो raised मिलेंगे greater than 5, suggestive of UTI, या आपने याद रखना है, ठीक है। पस सेल्स आपको मिल सकते हैं, WBCs रेज्ड मिल सकते हैं। फिर यूरिन कल्चर जो है उसमें आपको ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, जो हमने देखा शुरू में ही इसकी डेफिनेशन में कि 10⁵ से ज़्यादा मिलते हैं, तो दिस इज़ डायग्नोस्टिक। ठीक हो गया। फिर यूरिन कलेक्शन हमने कैसे करना है, हम मिड स्ट्रीम सैंपल्स ले सकते हैं कि जो यूरिन की स्ट्रीम है, शुरू वाला भी नहीं लेना, एंड वाला भी नहीं लेना, जो बिल्कुल मिड स्ट्रीम है उसका सैंपल लेना है यूरिन का। उसको फिर हमने एक स्टेराइल बैग के अंदर कलेक्ट करना है, और इसके अलावा मतलब उसको स्टेराइल जो कलेक्शन बैग है उसके अंदर हम ले सकते हैं। इसके अलावा कैथेटराइजेशन के थ्रू ले सकते हैं, या सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन के थ्रू। तो क्या क्या है, मिड स्ट्रीम सैंपल, स्टेराइल कलेक्शन बैग, और कैथेटराइजेशन एंड सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन के थ्रू सैंपल्स लेंगे। तो ये हमारे हो गए यूरिन कल्चर के सैंपल्स किस तरह से लेने हैं। फिर नाइट्रेट स्टिक्स होती हैं, अर्ली डिटेक्शन के लिए होती हैं। फिर मैंने आपको बताया अल्ट्रासाउंड है, मैक्चुरेटिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राफी है, और CT स्कैन है, ये हमने रेडियोलॉजिकल में देखी है ना, रीनल स्कैन डम्सा वाला, और फिर रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में क्या होगा इसका, मैं अगर आपसे पूछूं कि पेशेंट को UTI हुए में इन्फेक्शन हुआ हुआ यूरिनरी ट्रैक्ट का, तो उसको इन्फेक्शन है ना, तो मैंने आपको बताया फीचर सबके अंदर क्या है, बुखार हुआ है बच्चे को, तो फीवर के लिए क्या देंगे, एंटीपायरेटिक्स। अब उसको क्योंकि मिक्चुरेशन उसकी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी है, अर्जेंसी है, ये सब कुछ, और तो उसको फ्लूइड इंटेक जो है वो ज़्यादा मिलना चाहिए, तो हाई फ्लूइड इंटेक, ठीक है। और ऑब्वियसली इन्फेक्शन है, तो इस केस में हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है। तो अगर अनकॉम्प्लिकेटेड UTIs हैं तो उस केस में हम ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं, और अगर पायलोनेफ्राइटिस है, मतलब किडनी जो है वो भी पूरी इन्फेक्शन से भर गई है, तो हमने क्या करना है, IV एंटीबायोटिक्स देने हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड में ओरल एंटीबायोटिक्स, कॉम्प्लिकेटेड अगर पायलोनेफ्राइटिस है तो IV एंटीबायोटिक्स। अगर वेज़ाइको यूरिट्रल रिफ्लेक्स की वजह से जो है ये हो रहे हैं UTIs, मतलब कि वो जो एक नॉर्मल मैकेनिज़्म चलता है ना, कि यूरेटर से जो यूरिन है वो ब्लैडर में ही जाए और ब्लैडर से वापस यूरेटर में ना जाए। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर वेज़ाइको यूरिट्रल रिफ्लेक्स हो रहा है, जो हम आगे देखते हैं क्या होता है, कि ब्लैडर से यूरिन जो है वो पीछे आ रहा होता है यूरेटर में, और उसकी वजह से UTIs रिकरेंट हो रहे होते हैं, तो उसको हम दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते। तो वेज़ाइको यूरिट्रल रिफ्लेक्स के लिए वी डू द सर्जिकल मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट में क्या है, एंटीपायरेटिक्स, हाई फ्लूइड इंटेक, अनकॉम्प्लिकेटेड में ओरल एंटीबायोटिक्स, पायलोनेफ्राइटिक्स में IV एंटीबायोटिक्स, और वेज़ाइको यूरिट्रल रिफ्लेक्स है तो उसके लिए सर्जिकल मैनेजमेंट। देन व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं अगर UTIs हुए में हैं, तो क्या हो सकता है आपके नज़दीक, रीनल फेलियर हो सकता है, और रीनल स्कारिंग हो सकती है, और हाइपरटेंशन, और
वेसाइको-यूरेट्रल रिफ्लेक्स अगर स्फेयर हो जाए तो वो मसले की बात होती है फिर कि वो प्रोग्रेस करता जाएगा। फ़ॉलो अप की बात करें तो हमने क्या करना है कि जब एक पेशेंट है यूटीआईज़ का, उसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं थ्रू द एंटीबायोटिक्स, तो जैसे ही हमने ट्रीटमेंट स्टॉप करना है उसके 1 हफ़्ते के बाद हमने पेशेंट को कहना है आपने 1 हफ़्ते बाद दोबारा आना है, हमने आपकी यूरिन कल्चर करवाएंगे दोबारा, ठीक है। जब तक हमें कल्चर रूल आउट नहीं हो जाता कि अब पूरी तरह ठीक हो गया सिम्टम्स के साथ साथ सारा कुछ, तो फिर हम छोड़ेंगे। तो आफ्टर स्टॉपिंग ट्रीटमेंट 1 वीक के बाद दोबारा यूरिन कल्चर करना है, ठीक है। और फिर जब वो यूरिन कल्चर नेगेटिव आ गया, फिर हमने उसको कहना है कि आपने अब 1 महीने बाद या 2 महीने बाद दोबारा आना है और दोबारा आपने कल्चर करवाना है, ठीक है। और फिर आपने उसको इन्फेक्शन फ्री करना है, उसके यूरिन कल्चर को इन्फेक्शन फ्री करके उसकी जान छोड़नी है। 1 साल तक उसका इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए, फिर हम कहते हैं ठीक है अब ठीक हो गया। तो फॉलो अप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यूटीआई पेशेंट। अगर पेशेंट दवाइयाँ ले रहे हैं और वो कह रहा है कि मेरे सिम्टम्स ठीक हो गए हैं, तो बस इतनी बात नहीं होती, हमने फॉलो अप पे रखना है 1 हफ़्ता, फिर 1 महीने बाद, फिर 1-2 महीने बाद। फिर एक चीज़ आती है वेसाइको-यूरेट्रल रिफ्लेक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि जो यूरेटर्स हैं जहाँ पे वो एंटर हो रहे हैं इनटू द ब्लैडर, दिस इज़ द ब्लैडर, और ये यूरेटर्स अंदर एंटर हो रहे हैं। तो क्या होता है कि यूरिन जो है जैसे तो नॉर्मल यूरेटर से इधर जा रहा होता है, लेकिन अगर वो बैक फ्लो करना शुरू कर दे, ठीक है, अगर वो बैक फ्लो करना शुरू कर दे, ऊपर जाना शुरू हो जाए, retrograde passage of urine from the bladder into the upper urinary tract due to incompetent वेसाइको-यूरेट्रल जंक्शन, तो इसको कहते हैं वेसाइको-यूरेट्रल रिफ्लेक्स। अब ये 2 तरह का होता है, प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है, ठीक है। सो प्राइमरी जो होता है उसमें मोस्ट कॉमन जो हमारा टाइप होती है वो प्राइमरी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ मोस्ट कॉमन। ये क्यों होता है? क्योंकि जो यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन होता है, यूरेटर और ब्लैडर के दरमियान का जो जंक्शन होता है, वहाँ पे उसके जो वो प्रॉपर्ली क्लोज़ नहीं करता, वो ओपन रह जाता है। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेसाइको-यूरेट्रल रिफ्लेक्स। और जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है उसके बाद ही हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जो सेकेंडरी होता है ना, वो इस वजह से होता है क्योंकि ब्लैडर के अंदर प्रेशर हाई होता है कि नॉर्मल में क्या होना होता है, जब ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है कि वो यूरिन को यूरीथ्रा में भेज दे नीचे की तरफ, नॉर्मल में ब्लैडर कंट्रैक्ट करेगा तो यूरीथ्रा में ही वो ब्लड जाएगा, ठीक है, वो जो यूरिन है। लेकिन अगर ब्लैडर की कंट्रैक्शन जो है उसमें एब्नॉर्मली हाई प्रेशर हो जाए, तो फिर वो पीछे की तरफ रिफ्लेक्स आएगा इनटू द यूरेटर ड्यूरिंग ब्लैडर कंट्रैक्शन, ठीक है। अब प्राइमरी में कोई ऐसा मसला नहीं होता अदर देन जो उसके जंक्शन में प्रॉब्लम है। सेकेंडरी में क्या होता है कि अदर देन दिस और प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, लाइक पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्स हो या फंक्शनल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन हो। मतलब कि ब्लैडर क्यों पीछे भेज रहा है, ब्लैडर क्यों यूरिन को पीछे भेज रहा है, इस वजह से कि ब्लैडर का जब ब्लैडर कंट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो आगे ब्लैडर के कोई यूरिथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जाने पा रहा, वो पीछे आ रहा है, ठीक है। तो या तो पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व है जिसकी वजह से पीछे रिफ्लेक्स आ रहा है, आगे नहीं जा रहा सेकेंडरी में, या वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से यूरिन पीछे आ रहा है। समझ आई प्राइमरी और सेकेंडरी की। लेकिन मोस्ट कॉमन प्राइमरी होता है, शॉर्टली आफ्टर द बर्थ डिफेक्ट डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन सेकेंडरी में एसोसिएटेड पैथोलॉजी होती है कोई ना कोई। ऑब्वियसली जब वेसाइको-यूरेट्रल रिफ्लेक्स होगा तो सारा जो यूरिन है वो बैक फ्लो करेगा यूरेटर्स में, फिर किडनी में, तो ऑब्वियसली पाइलोनेफ्राइटिस के चांस ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन मोस्टली प्राइमरी में यही होता है कि कंजेनिटल एब्नॉर्मल इंजर्शन होती है यूरेटर इनटू द ब्लैडर वॉल, जिसकी वजह से बच्चों में ये मोस्ट कॉमन होता है कंजेनिटल। अब इसकी ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग क्या है कि पहले हमारा जो यूरेटर होता है वो नॉन डायलेटेड होता है, मतलब कि वो डायलेटेड नहीं होता ग्रेड 1 में, ठीक है। ग्रेड 2 में क्या होता है कि इसके ग्रेड्स हम यहाँ से देख लेते हैं।
ग्रेड 1 जो होता है उसमें क्या होता है कि जब रिफ्लक्स हो रहा होता है तो यूरेटर डायलेटेड नहीं होता, बिल्कुल मतलब ठीक होता है, यूरेटर डायलेटेड नहीं हो जाता। ग्रेड 2 में क्या होता है कि डायलेटेशन तो नहीं होती, लेकिन जो रिफ्लक्स होता है वो अपर कलेक्टिंग सिस्टम तक जा रहा होता है। देखें कितना ज़्यादा रिफ्लक्स हो रहा है कि कलेक्टिंग सिस्टम तक जा रहा है, इतना ज़्यादा रिफ्लक्स हो रहा है कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ द किडनी में, वहाँ तक रिफ्लक्स हो रहा है, वहाँ तक यूरिन जो है वो बैक फ्लो कर रहा है। ग्रेड 3 में क्या है कि जो रिफ्लक्स हो रहा है वो वहाँ तक तो हो रहा है, लेकिन अब डायलिटेशन हो गई है, तो डायलिटेशन ग्रेड 3 में आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे रिफ्लक्स होगा डायलेटेड यूरेटर में और ब्लंटिंग हो जाएगी कैल्शियल फॉर्नेसिस की। और ग्रेड 4 में क्या है, पहले वो माइल्ड डायलेटेड था, यहाँ पे वो ग्रॉसली डायलेटेड है। देखिए कितना ज़्यादा डायलेटेड यूरेटर हो गया। ग्रेड 5 में मैसिव रिफ्लक्स होगा, देखें कितना ज़्यादा रिफ्लक्स पूरी किडनी के अंदर रिफ्लक्स जा रहा है। और यूरेटरल जो है सिग्निफिकेंट यूरेटरल डायलेटेशन होगी और पेपिलरी इम्प्रेशन भी सारा लॉस हो जाएगा, कि वो जो एक नॉर्मल पेपिले बने हुए थे किडनी के वो सारे ख़राब हो जाएंगे। तो ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे ग्रेडिंग बढ़ती जा रही है उसकी। डायलिटेशन 3rd में शुरू हो रही है और ग्रेड 5 में मैसिव डायलिटेशन है और एंड पे सारा स्ट्रक्चर भी किडनी का ख़राब हो गया। तो ये सब कुछ होता है इसमें जब वेसाइकोयूरेटरल रिफ्लक्स होगा। और मोस्ट कॉमन क्या है, प्राइमरी कंजेनिटल। सो इसकी मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो जो रिफ्लक्स हो रहा है उसकी वजह से यूटीआईज जो है वो हो रहे हैं ना, और किडनी इंजर हो रही है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो हमने क्या करना है कि वो इन्फेक्शंस को नहीं होने देना। तो हम पेशेंट को जो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनको वेसाइकोयूरेटरल रिफ्लक्स होता है, उनको हम प्रोफिलेक्टिकली एंटीबायोटिक्स का कोर्स स्टार्ट करवा देते हैं। सबसे पहली मैनेजमेंट प्रोफिलेक्टिक एंटीबायोटिक्स टू न्यूबॉर्न्स एंड इन्फेंट्स विद दिस डिजीज़। ठीक है, जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो हम उनकी बाउल और ब्लैडर मैनेजमेंट करते हैं, उनकी हाइजीन मेंटेन रखते हैं, मतलब किसी भी तरह उनको हमने इन्फेक्शन नहीं होने देना, उनकी अच्छी हाइजीन, उनकी बाउल ब्लैडर मैनेजमेंट। और उसके बाद जो है आ जाता है, अगर ब्लैडर जो है उसका भी डिसफंक्शन हो गया है तो फिर हम एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं और फिर अल्टीमेटली इसकी सर्जरी होती है, जिसे हम वो जाइकोयूरेटरल रिफ्लेक्स जो है उसको ट्रीट करते हैं, जो कि हमने ट्रीटमेंट में देखा था ऑफ द यूटीआईज। ठीक हो गया, आप इसके यूक्यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट यूक्यू फ्रॉम द यूटीआईज इज़ 18 months ओल्ड चाइल्ड, उसको क्या है, फीवर, वॉमिटिंग, क्राइंग ऑन मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन के वक्त उसे पेन हो रही है और वो रो रही है। और 2 similar episodes of similar smaller duration and was treated by focal practitioner. Baby is not circumscribed. तो fever with crying or micturition और छोटा सा बच्चा है, so this is urinary tract infection. उसके बाद predisposing factors उन्होंने पूछे हुए हैं, तो आपने बता देना है कि it is due to unhygienic conditions, due to the vesico-uteral reflex, due to poor hygiene, due to perennial infections like pinworms, posterior urethral valves, hydronephrotic kidneys। ठीक है, तो ये सारे इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो गए। इन्वेस्टिगेशंस आपने कर लेनी है, CBC, SRC, एक्टिव प्रोटीन्स और यूरिन कल्चर, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, नाइट्रेट टेस्ट, और इसके अलावा आपके रेडियोलॉजिकल टेस्ट, इसमें अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन हो गया, और मिक्चुरेशन, सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी, और इसके अलावा जो आ जाता है हमारा क्या आ जाता है, हाँ, RFTs, रेनल फंक्शन टेस्ट्स। ठीक हो गया। सो इसका हो गया कुछ। देन इज़ 2 years ओल्ड, रिपोर्ट्स विद 3rd अटैक ऑफ प्रूवन UTIs। उन्होंने खुद ही बता दिया UTIs हैं। मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, E. coli। और इसके बाद कौन से हैं, क्लेप्सियाला, प्रोटियस्ट, सूडोमोनास, स्टेफ्लोकोकस, स्ट्रेप्टोफिटिकस। इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 4 ways ऑफ कलेक्टिंग यूरिन सैंपल, तो मैंने आपको बता दिया, मिड स्ट्रीम हो सकता है, सुपर प्यूबिक एस्पिरेशन हो सकती है, कैथराइजेशन हो सकती है, और इसके अलावा कलेक्शन यूरिन बैग हो सकता है सेप्टिक कंडीशंस में। सो दिस इज़ हाउ वी कलेक्टेड। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इज़
10 ईयर्स ओल्ड गर्ल जो है उसको फ़ीवर हो रहा है और पेन एब्डोमेन चल रही है और बर्निंग मिक्चुरेशन है। सो फीवर विद बर्निंग मिक्चुरेशन इज़ यूटीआईज। लेकिन डीडीज़ में हम तीनों लिख देंगे, यूरिथ्राइटिस, पायलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस। और डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे पायलोनेफ्राइटिस सिस्टाइटिस को मैंने आपको बता दिया था। इन्वेस्टिगेशंस आप क्या करेंगे हम डिस्कस कर चुके हैं, मैनेजमेंट स्टेप्स जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें एंटीबायोटिक्स मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारी फ़र्स्ट चॉइस होती है एंटीबायोटिक्स की वो होती है ट्राइमेथोप्रोम, सल्फामेथोक्साजोल और नाइट्रोफेरेंटाइन। सेकेंड चॉइस में आ जाते हैं सेफ्लोस्पोरिन और एमोक्सिसिलिन, ठीक है। और बाकी हमने अवॉइड करना होता है रिस्क फैक्टर्स को। एंटीबायोटिक्स फॉर द फीवर, आईवी एंटीबायोटिक्स फॉर द पायलोनेफ्राइटिस, और इसके अलावा इम्प्रूव द हाइजीन ऑफ द पेशेंट, और इस तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे। और अगर वेसाइकोयूट्रल रिफ्लेक्स है तो सर्जिकल मैनेजमेंट, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा रखना होता है, ठीक है। दैन 2 ईयर्स ओल्ड गर्ल फ़ीवर के साथ है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, उसको पास्टल्स हो रहे हैं, WBCs आ रहे हैं। सो दिस इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एटियोलॉजी कॉजेज़ हमने डिस्कस कर लिए, मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूटीआई। अब हमारे यूक्यूज़ वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो मैं आपको अहमद हसन से करवा देती हूँ, ठीक है। तो हेमाचूरिया के बारे में सबसे पहले ये है कि हेमाचूरिया क्या होता है। नॉर्मली आपको पता है कि ब्लड आना शुरू हो जाता है यूरिन में, तो उसको कहते हैं। लेकिन हम कब कहेंगे कि दिस इज़ हेमाचूरिया? तो अगर हमें जो है हम तब हेमाचूरिया कहेंगे जब हमें माइक्रोस्कोप के अंदर कितने आरबीसीज नज़र आ रहे हैं, मोर देन 5 to 10 आरबीसीज, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसमें से उसको निकाल के ना मतलब उस सैंपल को उसके अंदर से निकाल के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और उसमें हमें 5 to 10 से ज़्यादा आरबीसीज मिल जाएँ तो दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक फॉर द हेमाचूरिया। अब हेमाचूरिया दो तरह का हो सकता है, ग्रॉस हेमाचूरिया हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया हो सकता है। ग्रॉस जो हमें नेकेड आई से नज़र आ रहा है सामने की हेमाचूरिया है, और माइक्रोस्कोप जो कि हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं या डिपस्टिक में देख सकते हैं। फिर कॉजेज़ क्या है हेमाचूरिया की, ये आपका मेडिसिन में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीड्स में भी इंपॉर्टेंट है, सर्जरी में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ हेमाचूरिया। तो इन्फेक्शन की वजह से कोई भी बैक्टीरियल, वायरल या टीबी का इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट में तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। फिर ग्लोमेरुलर डिजीज़ है, कोई भी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, हिनोक्स पर्परा है, और बर्गर डिजीज़ है। इन सब में स्टोन्स की वजह से ब्लड आएगा, ट्रॉमा की वजह से ब्लड आएगा, ट्यूमर की वजह से लाइक बेल्स ट्यूमर है, ल्यूकीमिया है, सेकेंडरीज हैं, उनकी वजह से ब्लड आएगा। दैन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है उन लोगों में ब्लड आएगा, ठीक है। फिर आता है कोई वैस्कुलर इशू है लाइक आर्थराइटिस, इन्फेक्शंस, थ्रोम्बोसिस, एक्सेट्रा, ब्लड की कोगुलोपैथीज हो सकती हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सिकल सेल डिजीज़ हो सकती है, ड्रग्स की वजह से हो सकता है, और मिसलेनियस हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, इन्फेक्शंस हैं, ट्रॉमा है, ट्यूमर्स हैं, वेस्कुलर हो सकता है, दैन स्टोन्स हैं, और कोई स्ट्रक्चरल इशू हो सकता है, कोई ड्रग्स हो सकती हैं, कोई ग्लोमेरुलर डिजीज़ हो सकती है। सो दीज आर ऑल द कॉजेज़। हिस्ट्री, हमने पेशेंट से पूछना है कि हेमाचूरिया जो आपको आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ये कब शुरू हुआ था, कितना आता है, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, एग्रीवेटिंग, रिलीविंग फैक्टर्स, उसका पैटर्न पूछना है। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा पूछनी है, हिस्ट्री ऑफ क्रीनल स्टोन्स पूछनी है, रैश की हिस्ट्री पूछनी है, ड्रग यूज़ की हिस्ट्री पूछनी है। रैश किस लिए, हिनॉक्स पर्परा के लिए। और इसके अलावा हमने पूछना है कि एनी ट्रीटमेंट अबाउट टीबी का आपने कोई ट्रीटमेंट लिया था, ठीक है। क्योंकि टीबी में जो दवाई एक इस्तेमाल होती है, नो दैट इज़ रिफेम्पिसिन, तो वो यूरिन को क्या कर देती है, रेड कलर देती है, या हमारी बॉडीज़ के रीजन को रेड कर देती है। तो पेशेंट ने आके कहे मेरे यूरिन में खून आ रहा है, तो हम उसको पता ही नहीं है, डॉक्टर ने समझा के ही नहीं भेजा था कि इसकी वजह से तुम्हारी रिफेम्पिसिन की वजह से तुम्हारी जो है ना हो सकती है रेड यूरिन, तो इसकी भी हमने पूछ लेना है। फिर हमने फ़िज़िकल एग्ज़ाम करना है। हेमाचूरिया के पेशेंट में वाइटल्स लेने हैं, क्योंकि वाइटल्स जो है वो ख़राब हो सकते हैं, लाइक उसका बीपी ड्रॉप हो सकता है एज सच ना। फिर उसमें हम वाइटल्स ले लेंगे, फिर हम उसकी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स कर लेंगे। उसके बाद हम सिस्टमिक एग्जामिनेशन, एडिमा की एग्जामिनेशन कर लेंगे, बॉडी में स्किन पे ब्रूसेस, रैश देख लेंगे, एब्डोमिनल एग्ज़ाम कर लेंगे,
जिसमें हम किडनी के ऊपर कोई मास वगैरह पैल्पेट हो रहा है या नहीं, ब्लैडर का कोई पैल्पेबल मास है या नहीं। फिर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया को एग्जामिन कर लेंगे। पिगमेंटेशंस मतलब स्किन को ओवरऑल हमने एग्जामिन करना है, हमने एब्डोमेन को एग्जामिन करना है, जनरली इवैल्यूएशन करनी है, वाइटल्स हैं, तो ये सब कुछ हो गया। फिर एवैल्यूएशन कि अगर हमें कोला कलर्ड यूरिन मिल रहा है तो इट मीन्स दैट इट इज़ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर रेड यूरिन मिल रहा है लेकिन नेगेटिव डिपस्टिक है तो दिस इज़ ड्यू टू रिफेम्पिसिन। ठीक है, अगर डिपस्टिक तो पॉजिटिव है लेकिन आरबीसीज नहीं मिल रहे, इसका मतलब क्या है, फ्री हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है। ठीक है, अगर जो यूरिन आ रहा है उसके शुरू में या एंड पे ब्लड आ रहा है, दरमियान में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट पैथोलॉजी है। अगर हेमाचूरिया के साथ बैक पेन हो रही है, मतलब फ्लैंक पेन हो रही है, इट मीन्स दैट दिस इज़ पायलोनेफ्राइटिस। अगर कॉली की पेन है जो कि आपको पता है पीछे से आगे ग्रोइन की तरफ आती है, पेशेंट से बैठा भी नहीं जाता, दिस इज़ स्टोन की वजह से हेमाचूरिया हो रहा है। अगर लोअर एब्डोमिनल पेन है ब्लैडर वाले पोर्शन की जगह पे, इट मीन्स दैट इट इज़ एसोसिएटेड विद कि हेमाचूरिया इसकी वजह से है, तो इसका मतलब कि ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन है या यूरिथ्रा की इन्फ्लेमेशन है। अगर हमने हेमाचूरिया देखा और साथ में कास्ट्स मिल रहे हैं, दिस इज़ ग्लोमेरुलर डिजीज़। ठीक है, हेमाचूरिया विद कास्ट्स, ग्लोमेरुलर डिजीज़। ठीक है, स्पेसिफिक एंटिटीज़ में क्या है कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हिस्ट्री होगी थ्रू आउट या स्किन इन्फेक्शन की। हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम जो होता है ये अंडर 4 इयर्स ऑफ एज में होता है और इसमें जो है इकोलाई, शिगेला, साल्मोनेला ये टियोलॉजीज़ होती हैं। और हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में ना ट्रायड होता है, किसका, हीमोलिटिक माइक्रोएंजियोपैथिक एनीमिया, हेमाचूरिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, ब्लडी डायरिया, पेशेंट कहेगा ब्लडी डायरिया है, मतलब कि यूरिन में भी नहीं है, साथ में ब्लडी डायरिया भी है। ठीक है, और डायरिया में भी ब्लड आ रहा है, मतलब फीकस में, फीकल मैटर में भी ब्लड है और यूरिन में भी ब्लड है, और साथ में उसके हमने सीबीसी करवाई तो उसमें हमें प्लेटलेट्स कम मिलते हैं और एनीमिया भी मिलता है। तो ये हमारी होती है चीज़ के ये ट्रायड होता है, तो इसको कहते हैं हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम और इट अकर्स अंडर द एज ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है, हिलॉन्ग शॉन एंड पर्परा जो होता है ये मैंने आपको बताया था कि इसमें रैश मिलती है हमें बटक्स के ऊपर, अपर लोअर लिम्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट से हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे जिसमें बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेंगे।